हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हमने इसके 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। हर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए। ठीक है भाई, तो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद 5 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो गद्यांश है, शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह जितना बड़ा है कि उसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 85 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसतन घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े सागर में डालना संभव हो तो वह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि तैरने लगेगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। तो यह आपका गद्यांश था। अब करते हैं इसके 5 क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है ये कि शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ए है शुक्र और शनि, बी है बृहस्पति और यूरेनस, सी है मंगल और प्लूटो, और डी है शनि और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बृहस्पति और यूरेनस के बीच में शनि ग्रह परिक्रमा करता है। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, शनि की द्रव्यराशि का औसतन घनत्व कम है। ए है पानी से भी कम, बी है हवा से भी कम, सी है आकाश से भी कम, और डी है धरती से भी कम। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पानी से भी कम। ठीक है भाई, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। तो बताइए, ए है बृहस्पति, बी है यूरेनस, सी है शनि और डी है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि शनि में समा सकती हैं। ए है 95 पृथ्वियाँ, बी है 750 पृथ्वियाँ, सी है 95 यूरेनस, और डी है 750 यूरेनस। तो इस क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था उसमें गद्यांश में कि शनि में 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि सौरमंडल में शनि का क्रम है। ए है 10वां, बी है दूसरा, सी है छठा, और डी है पहला। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी, छठा। अभी हमने पढ़ा था सौरमंडल में शनि का क्रम है वो छठा है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चनों के जवाब हमने गद्यांश में पढ़ा था, उसी से हमने इन क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। अब जो आगे क्वेश्चन वो हल करने हैं वो आपको खुद सोच कर करने हैं। ठीक है भाई, तो इसमें पहला क्वेश्चन है ये, बताइए कि निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। ए है महादेवी वर्मा, बी है वियोगी हरि, और सी है डॉक्टर राम विलास शर्मा, और डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसमें कौन सा सही जवाब बनेगा बताइए। तो इसमें जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध छायावादी लेखिका हैं, और इसके अलावा आपको याद रखने हैं 3 और। एक तो आपको जयशंकर प्रसाद याद रखने हैं, एक सुमित्रानंद पंत याद रखने हैं आपको, और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इन चारों को छायावादी लेखक के रूप में आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजकों की संख्या कितनी है। तो बताइए, ए है, ए में दिया गया है, वो दिया गया है 32, बी है 33, सी है 34 और डी है 35। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजक हैं, जिसमें से जो 25 हैं वो स्पर्शी हैं। स्पर्शी व्यंजन यानी का से लेकर माँ मछली तक, का से लेकर जो माँ से मछली होती है वहाँ तक के स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा, और 4 हमारे ऊष्मी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्मी व्यंजन। तो टोटल मिलाकर ये हो गए आपके 33। कितने हो गए? 33। तो इस तरह आपके ये वर्णमाला बटी होती है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, सखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची ए बतियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बताइए। ए है वीर रस, और बी है वियोग श्रृंगार रस, सी है शांत रस और डी है संयोग श्रृंगार रस। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। ए है रोला, बी है चौपाई, सी है सोरठा और डी है हरगीत का। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा सोरठा। सोरठा दोहा का उल्टा होता है। जो दोहा होता है उसमें 11 मात्रा होती हैं, पर सोरठा होता है उसमें 11-13 मात्रा होती है। ठीक है भाई, जो पहला और तीसरा होता है चरण उसमें 11-11 मात्राएँ सोरठा में होती हैं, और दूसरा और चौथा होता है उसमें 13-13 मात्रा होती हैं। अगर हम बात करें रोला की तो ये सम्मात्री छंद है, इसमें 24 मात्रा होती हैं, और चौपाई की बात करें तो इसमें 16 मात्रा होती है, और हरगीतिका की बात करें तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं भाई। ठीक है, ये भी मात्राएं पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार होगा बताना है। ए है उपमा, बी है अनुप्रास, सी है संभावना और डी है उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। ठीक है भाई, आगे अगला जो क्वेश्चन ये है आपका कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए है मूर्धन्य, बी है कंठ, सी है तालु और डी है दंत। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा कंठ। जो का वर्ग होता है, का से लेकर का को का खा गा घाड़ा यहाँ तक के सारे कंठ वर्ग होते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो टा ठा डा ढाड़ा ये हमारे मूर्धन्य होते हैं। तालु की बात करें तो चा छा जा झाड़ा ये हमारे तालु होते हैं। और दंत की बात करें तो दा धा ना ये हमारे दंत होते हैं। सही है, ता था दा ना ये हमारे दंत व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे कहा जाता है। बताइए क्या कहेंगे उसे। ए है बहुव्रीहि समास, बी है द्वंद्व समास और सी है कर्मधारय समास और डी है तत्पुरुष समास। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, जैसे चक्रपाणी, ठीक है, लंबोदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक नया शब्द प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है, कौन सी ध्वनि
अल्प प्राण है। तो इसमें ए है वो है खा, बी है घा, सी है था और डी है ता। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी ता। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, अल्प प्राण में आपको याद रखने हैं अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। महाप्राण अल्प प्राण में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1, 3 और 5। जो पंक्ति 1 है, 3 है और 5 में जो भी वर्णमाला के व्यंजक आते हैं उन्हें अल्प प्राण में लिया गया है। और महाप्राण में किन्हें किन्हें लिया गया है, 2 और 3 को। 2, 3 में जो भी पंक्ति में वर्ण हैं उन्हें हम महाप्राण में लेते हैं। जैसे का हमारा पहले में आता है, खा आएगा फिर दूसरे में, गा आएगा तीसरे में, घा आएगा चौथे में और अड़ा आएगा 5वें में। तो का हमारा अल्प प्राण में आएगा, खा महाप्राण में आएगा, गा अल्प प्राण में आएगा, घा महाप्राण में आएगा। ठीक है, और अड़ा हमारा 5वीं पंक्ति में आता है तो अल्प प्राण में आएगा। ऐसे इसकी पंक्ति होती हैं। फिर चा छा जा जा डा टाटा ठाटा डा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, इसमें कौन सा अनुप्रास है बताइए भाई। ए है श्रुत्यानुप्रास, बी है प्रत्यानुप्रास, सी है लाटानुप्रास और डी है छेकानुप्रास। तो क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी, लाटानुप्रास। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ए है उपमा, बी है रूपक, सी है विशेषोक्ति और डी है उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति। ठीक है भाई, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, रीत काल के श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम कुमार शर्मा और डी है रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है। तो इनमें रचनाओं में से बताइए, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ए है उर्वशी, बी है कुरुक्षेत्र, सी है मृगनयनी और डी है रसमरथी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी, मृगनयनी। मृगनयनी दिनकर जी की रचना नहीं है, यह वृंदावन लाल शर्मा की है। लिखिए, वृंदावन लाल शर्मा की है। बाकी ये तीनों दिनकर जी की रचना है। यह उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ मिला। यह भी बात आपको याद रखनी है, पूछी गई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि तिरंगा शब्द में समास है। ए है द्वंद्व समास, बी है अव्ययभाव समास, सी है द्विगु समास और डी है कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। जब द्वंद्व समास में क्या होता है, प्रथम पद होता है, फर्स्ट पद वह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक जो प्रथम पद होता है वो है संख्यावाचक होता है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन ये है कि किस पंक्ति में अपवर्णुक्त अलंकार है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी है चंद्र इसके मुख के समान है, सी है इसका मुख ही चंद्र है और डी है यह चंद्र नहीं मुख है। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा ऑप्शन नंबर
डी भाई, ये है चंद्र नहीं मुख है। ठीक भाई, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि गधा का तत्सम रूप है। ए है गधा, बी है गर्दभ, सी है गर्दभ और डी है गर्दभ। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब होंगे दो, एक ये और एक ये। बी और डी दोनों ही सही हैं, क्योंकि एक ही शब्द लिखा हुआ है दोनों तरफ। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, लंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका है। ए है बादल का, बी है कल्प वृक्ष का, सी है कुबेर का और डी है चपला का। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनना चाहिए वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेर का। ठीक भाई, अगर हम बात करें बादल की, तो बादल में आपको याद रखना है एक मेघ, ठीक है, जलधर होता है एक जलधर, और एक होता है बारिद। क्या होता है बारिद, एक होता है नीरद, नीरद, ठीक है। अब हम बात करें कल्प वृक्ष की, तो कल्प वृक्ष में देव वृक्ष कहते हैं इसे, पारिजात कहते हैं पारिजात, और कल्पतरु कहते हैं, क्या कहते हैं कल्पतरु, ठीक है। चपला की याद रखना है बिजली, बिजली। दामिनी याद रखना दामिनी, और तड़ित बताने हैं, क्या बताना है तड़ित, तड़ित भी कहते हैं चपला को। ठीक भाई, आगे अगला जो क्वेश्चन ये है, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। तो ए है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा बी, बेकार में, ठीक है। व्यर्थ या बेकार ये दोनों बात एक सी हो गई, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा। आगे अगला जो क्वेश्चन ये है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द बताइए। ए है अक्षम, बी है अंकचिन्ह और सी है अज्ञ और डी है असमर्थ। तो क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बी, अंक चिन्ह। अंक चिन्ह का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है। ए है रवैया, बी है डटया, सी है खवैया और डी है बचैया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खवैया। ठीक है भाई, खवैया व्या प्रत्यय लग के बना है। आगे अगला क्वेश्चन है ये कि पित्त प्लस अनुमति का सही संविच्छेद है। ए है पित्रानुमति, बी है पितृनुमति, सी है पितृनुमति और डी है पित्रानुमति। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्रानुमति। सॉरी, इसमें जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पितृनुमति। अगर पूछ लिया जाए इसमें संधि कौन सी है तो बताएंगे यार्ड संधि। कौन सी है, यर्ड संधि, यर्ड संधि है इसमें, क्योंकि यहाँ ता प्लस आ मिलकर बना त्रा। ठीक भाई, आगे अगला जो क्वेश्चन है ये है कि वार्तिका का तद्भव रूप है। ए है बत्ती, बी है बाती, सी है बर्तिक और डी है बात। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा बी, बाती। ओके, आगे क्वेश्चन है 27, नीचे दिए गई वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर यार अलावा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। पहला है जिस प्रकार
दहकना है उसी प्रकार। राम दिया गया है उसके स्वभाव का। बी है मनुष्य का धैर्य। वा में दिया गया है अग्नि का धर्म। और 6 में दिया गया पर्याप्त होना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही जवाब बनेगा आपको बताना है। तो इसमें पहले नंबर पर तो पहला है, दूसरे नंबर पर आपका आएगा ये बा अग्नि। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, इसके बाद आएगा 2 नंबर यानी कि या दहकना उसी प्रकार। फिर आएगा 3 नंबर पर मनुष्य यानी कि 3 नंबर पर ला। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सही जवाब कौन सा बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बा या ला वाला जो ऑप्शन है वो सी है, और जो 4 नंबर बचेगा वो बचेगा रा। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा बताइए। चाकुएं, चाकुओं, चाको और चाकू। तो इसमें क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा अपना डी चाकू। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। आगे क्वेश्चन है 29। परिश्रम शब्द का विलोम बताइए। आश्रय, विश्राम, विश्रांति, विश्रम। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी विश्रांत। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा विश्राम। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो से दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है तो जानते होंगे आप। ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है सोरठा और डी है सवैया। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी चौपाई। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आगे अगला प्रश्न ये कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। ए है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है संप्रदान कारक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक। ठीक है, आगे 32वां क्वेश्चन है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए है ठकुराइन, ए है ठकुरानी, बी है ठकुराइन, सी है ठकुरिन और डी है ठाकुरी। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पर यह लिखा गलत गया है ठकुराइन ठाकुराइन ऐसे लिखेंगे। जो राइन एक प्रत्यय है जो पुरुष से स्त्रीलिंग बनाता है। जैसे पंडित का होता है पंडित, तो पंडित का हो जाए पंडिताइन। ठीक है, ऐसे नाम चेंज हो जाते हैं राइन प्रत्यय लगाकर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है बताइए। वृद्धि संधि है, बी है यड़ संधि है, सी है स्वर संधि है और डी है व्यंजन संधि है। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। क्या होता है जगत प्लस नाथ। ठीक है, आगे निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। ए है चक्रपाणी, बी है चतुर्गम और सी है नीलोत्पलम और डी है माता पिता। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम। इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन ये है कि मेढकी को जुकाम होना का अर्थ होगा या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 है मेढकी को जुकाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन,
बी है बिना अयोग्यता के योग्य होने का नखरा। सी है भयंकर बरसात होना। डी है भयंकर सर्दी होना। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना योग्यता के अयोग्य होने का नाटक या नखरा। ओके, आगे अगला जो क्वेश्चन ये है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए क्या उपसर्ग होगा इसमें। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रति, ए में दिया गया प्रति, बी में दिया गया है प्रत्यय और सी में दिया गया प्रत्यु और डी में दिया गया प्रत्युत। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। ओके, आगे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। सही शब्द छांटिए, इसमें कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है। ए है कवयित्री, बी है कवयित्री, सी है कवयित्री और डी है कवयित्री। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। ओके भाई, आगे अगला क्वेश्चन है ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।